दोस्तों, अपनत्व की डोर बहुत बारीक, बहुत कमजोर होती है। वो एक हल्के से झटके से टूट जाती है। इसलिए रिश्तों में नौ का बहुत एहतराम से ख्याल रखना होता है। आज जिस कहानी को लेकर मैं आपके समक्ष हूं वो शेखर जोशी, बहुत नामचीन लेखक हुए हैं, उनकी कहानी है दाजू। तो आइए सुनते हैं। बाजार के उस आखिरी मोड़ के बाद जो एक बड़ा सा साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफे है, जगदीश बाबू ने पहली बार उसे वहीं देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक ऐसी मस्ती जैसे उसकी उम्र के बाकी बच्चे यार दोस्तों के साथ खेलते वक्त रट खेलिया करते हैं। काम की फुर्ती, आंखों में चंचलता और कदकाठी से 9 या 10 साल का लगने वाला वो लड़का टेबल से प्लेटें उठा रहा था उस वक्त जब अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया। मंद रोशनी में मंद संगीत की स्वर लहरियां माहौल को मदमस्त कर रही थी। जगदीश बाबू टेबल पर बैठे तो वो सामने था, मानो उनका या उस सीट पर आने वाले व्यक्ति का वो इंतजार ही कर रहा था। बिना कुछ बोले बड़ी ही विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए थोड़ा सा झुका, मुस्कुराया और उस चेहरे के मुस्कुराहट में मानो सारा मेनू समाहित था। जगदीश बाबू से एक सिंगल चाय का ऑर्डर मिलते ही वो मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर। भावनाओं का ताना बाना बड़ा ही विचित्र होता है। हम कभी कभी अकेले एकांत किसी के साथ न होने पर भी हमें अकेलापन महसूस नहीं होता, और कभी कभी भीड़ में लोगों से घिरे होने के बावजूद हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं होता। ये तब होता है जब आप बरसों बाद किसी जगह पर वो सब तलाश रहे होते हैं जो बरसों पहले आपसे छूट गया होता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए थे। बाजार की चहल पहल, कैफे का शोरगुल उन्हें एकदम अपनत्वहीन मालूम पड़ता था। अनायास ही उन्हें 20 साल पुराना वो अल्मोड़ा याद आने लगा। स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां, शहर की चहलकदमी करते लोग, कैफे, होटल, यार दोस्तों की हंसी ठट्टा, उन यादों में लिपटे वो अपनापन तलाश ही रहे थे। चाय साहब। जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा कि इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसका खालीपन वो महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शंका के समाधान के लिए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूं साहब जी। मदन तपाक से बात का जवाब देता, मानो वो आतुर हो उन सवालों के जवाब देने के लिए। अच्छा, पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ पर है? मुस्कुराते हुए बोले, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? उत्सुकता प्रकट करते हुए जगदीश बाबू ने पूछा। इस सवाल ने उसे थोड़ा संकोच में डाल दिया, शायद इसलिए कि गांव का नाम उन्हें बड़ा अजीब सा लगे। वो सवाल को टाल गया और बोला कि वो बहुत दूर है साहब, अल्मोड़ा से बहुत दूर, 15-20 किलोमीटर दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोट्याल गांव, वो सकचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के मन में अब एकाकीपन की स्याही धीरे धीरे धुलने लगी थी। उन्होंने मदन को बताया कि वो उसके गांव के पास के गांव के रहने वाले हैं। ये सुनना था कि मदन के पूरे शरीर में एक साथ स्पंदन होने लगे। वो खुद को बहुत हल्का सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं उसके हाथ से ट्रे ना छूट पड़े खुशी के मारे। अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए वो शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा था। वो यादों के पंख लगाकर मदन अपने गांव पहुंच जाता है। मदन गांव की पगडंडियों से होता हुआ जगदीश बाबू की छवि को अपने परिवार के किसी जन में तलाशने लगता है। ईजा, बाबू, दीदी, भूली, नहीं यार, दाजू। हाँ दाजू। मदन को जगदीश बाबू में दाजू की छवि सटीक लगती है।
2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच के अजनबीपन की खाई दूर हो जाती है। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद। अरे दाजू आज तो बहुत ही ठंड हो रही है, दाजू यहाँ भी हूँ पड़ेगा क्या? मदन पहाड़ी भाषा के शब्दों को अपनी कही बातों में इतनी खूबसूरती से पिरोता था और शायद इसी बात के जगदीश बाबू कायल थे। अरे दाजू आपने तो कल थोड़ा सा ही खाया। तभी दूसरी ओर से आवाज आती, बॉय। तो मदन लपक के उस ओर बढ़ जाता। ऑर्डर लेकर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई और चीज लाऊं क्या? पानी ले आओ मदन। लाया दाजू। दूसरी टेबल से मदन की आवाज सुनाई देती। मदन दाजू कहने में ऐसी आत्मीयता दिखाता था जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा हो। कुछ ही दिनों में जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें बाजार, कैफे, चहलकदमी करते लोग, सारा अल्मोड़ा शहर अपनेपन में रंगा सा लगने लगा। अब दाजू के संबोधन से पनपी अपनत्व की डोरी उनके अहम के आड़े आने लगी। तभी कानों में मदन की आवाज पड़ी, दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं मदन, तुम इधर आओ जरा। मदन हमेशा की तरह पलक झपकते ही टेबल के सामने था। ये दाजू दाजू क्या करते रहते हो तुम? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है कि नहीं तुम्हें? जगदीश बाबू के शब्दों ने मदन के पूरे शरीर को झंझना दिया। पूरा कैफे मानो उसे धुरी बनाकर उसके चारों ओर जोर जोर से घूम रहा हो। मदन होश में आते ही सिर झुकाए, ट्रे को बगल में दबाए वापस मुड़ गया। प्रेस्टीज का मतलब भी मदन के समझ में आएगा ये तक नहीं सोचा जगदीश बाबू को, लेकिन मदन सब कुछ समझ चुका था। कैफे मैनेजर को सिरदर्द का कहकर मदन घुटनों में सर रखकर सिसकता रहा अपनी उस छोटी सी कोठरी में। अगले दिन मदन फिर से काम पर लौट आया। अब उसकी चाल में वो चपलता कहीं खो सी गई थी। उसका बुझा चेहरा किसी अपने से मिले तिरस्कार को साफ साफ बयां कर रहा था। रुआसा मदन जैसे तैसे खुद को काम में व्यस्त रखने की हर कोशिश कर रहा था कि तभी जगदीश बाबू एक दोस्त के साथ कैफे में आते हैं। जगदीश बाबू को कैफे में आता देखकर मदन को बीता हुआ वो सारा किस्सा, वो सारा प्रकरण ताज़ा हो उठता है और वो नजरें बचाता हुआ किचन एरिया की ओर जाने लगता है कि तभी जगदीश बाबू इशारे से उसे बुलाते हैं। मदन टेबल पर चुपचाप खड़ा होता है। जगदीश बाबू के 2 चाय और ऑमलेट के ऑर्डर पर आज लाया दाजू की जगह लाया साहब कहकर वो ऐसे मुड़ता है मानो दोनों उसके लिए अजनबी हों। शायद पहाड़ी है, जगदीश बाबू के दोस्त हेमंत ने कहा। रूखा सा हां कहकर जगदीश बाबू ने बात बदल दी। मदन ऑर्डर टेबल पर रख ही रहा था कि उसके कानों में आवाज आती है, क्या नाम है लड़के तुम्हारा? जगदीश बाबू के दोस्त हेमंत की आवाज थी। टेबल पर सन्नाटा सा छा गया। मदन की आंखों के आगे पिछले दिनों के वो सारे दृश्य एक बार फिर से जीवित हो उठे। जगदीश बाबू का ऐसे एक दिन आना, नाम पूछना, दाजू आपने तो थोड़ा सा खाया, और फिर तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है कि नहीं? जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उसकी छाती धौंकने की तरह तेज चल रही थी और आंखों के किनारों पर आंसू गिरने को थे। खुद को संभालते हुए मदन ने कहा, बॉय कहते हैं साहब मुझे। बस इतनी सी थी आज की कहानी।